तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रेम शुक्ला राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, आलोक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अनिल दुबे प्रवक्ता आरएलडी के, आशुतोष राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ प्रेम शुक्ला जी, अगर आज अखिलेश यादव, आप लोग हमेशा यही आरोप लगाते थे ना ममता बनर्जी के लिए, अगर मुख्य वजहों को देखिए कि वो चुनाव क्यों हारी, तो ये माना गया कि आप लोगों ने जो मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया वो कहीं ना कहीं उनसे चिपक गया। अब जब अखिलेश यादव हर धर्म का उसी तरह से सम्मान कर रहे हैं, तो आप लोग कह रहे हैं कि वो नकल कर रहे हैं, वो सॉफ्ट हिंदुत्व कर रहे हैं, क्यों भाई? नहीं, अभी ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं अखिलेश यादव, यही संदर्भ है आज की बहस का, मुझे लग रहा है। हाँ। तो अखिलेश यादव कृपा करके बताएं कि राजकुमार भाटी, अभी कुछ दिन पहले ही राजकुमार भाटी जो उनके प्रवक्ता, उन्होंने कहा ब्राह्मण वेश्या से भी गया बीता होता है। तो राजकुमार भाटी के खिलाफ क्या कार्रवाई की उन्होंने? क्या ये वेश्या से गए बीते ब्राह्मणों को जमा किया था उन्होंने? आज जो ब्राह्मण सम्मेलन में श्रीमान अखिलेश यादव के समर्थन में नारे लगा रहे थे, क्या वो जो है वेश्या से गए बीते ब्राह्मण थे? ठीक है प्रेम शुक्ला जी, एक रिक्वेस्ट है आपसे। और कन्नौज में तो याद रखिए, भाटी जी ने जो भी कहा वो, एक सेकंड सर आपको टोक रही हूँ, भाटी जी ने जो कहा वो अपने आप में अपमानजनक है। अब आप भी उसको बार बार दोहरा रहे हैं। आज तक किसी भी धर्म या किसी भी पेशे से जुड़े लोगों का अपमान नहीं करना चाहता है, आप बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको भी टोक रही हूं और आपसे ये कह रही हूं, अनुरोध कर रही हूं कि एक ही बात को बार बार मत रिपीट कीजिए। इन शब्दों को बोलने की जरूरत मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा है। आप इतना कह सकते हैं कि हाँ भाई उन्होंने पहले ही अपमान किया था। ठीक, मैं उद्धृत कर रहा हूं, मैं बिल्कुल उससे असहमत हूं और मुझे अपमानजनक लगता है। दूसरी बात, नीरज मिश्रा का नाम कोई आज तक उत्तर प्रदेश में नहीं भूला है। कन्नौज में भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी था, चुनाव के समय उसने अखिलेश यादव के बूथ कैप्चरिंग का विरोध किया, उसका सिर काट दिया गया, सिर कटी हुई लाश मिली थी। तो नीरज मिश्रा से माफी कब मांगेंगे अखिलेश यादव? कब नीरज मिश्रा के हत्यारों के विरोध में अखिलेश यादव का बयान आएगा? और जो वहां जमा हुए थे वो लोग, सारे लोग मिलकर नीरज मिश्रा पर अखिलेश यादव का माफीनामा कब सार्वजनिक तौर पर पेश करेंगे, ये बता दें। और पीडीए में ब्राह्मण क्या क्या स्थान? अभी जनेश्वर मिश्र की जयंती की बात की जा रही है। जनेश्वर मिश्र को भली भांति मैं जानता हूं, एक पत्रकार के तौर पर उनसे मिला भी मैं कई बार। जनेश्वर मिश्र का खुद का बयान था कि मैंने छात्र जीवन में अपनी जनेऊ तोड़कर फेंक दी थी, मैं जाति से ब्राह्मण स्वयं को नहीं मानता। जो स्वयं को जाति से ब्राह्मण मानता ही नहीं, उसकी जयंती पर आप ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हो, ये कैसा गजब का विरोधाभासी कृत्य है भाई। स्वयं जनेश्वर मिश्र लोहियावादी थे, समाजवादी थे, उनके विचारों का मैं समर्थन ना करूं तो भी सम्मान करता हूं। लेकिन जब जनेश्वर मिश्र स्वयं, और आप इसको जो है, इस मैं जो कथ्य कह रहा हूं इसको पुष्ट कर सकती हैं कि जनेश्वर मिश्र ने यह कहा था कि छात्र जीवन में ही मैंने अपनी जनेऊ तोड़कर फेंक दी थी, मैं जाति से ब्राह्मण स्वयं को नहीं मानता। तो उनकी जयंती पर ब्राह्मण सम्मेलन कराने का क्या औचित्य है? इन प्रश्नों का उत्तर ईमानदारी से बिंदुवार क्या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दे सकते हैं? बिंदुवार। ठीक है, बिंदुवार की बात नहीं। जितना आपने कहा है, जो 5वां नंबर का ग्राफिक्स एक बार चला दीजिए। बहुत लोग हैं जो जनेश्वर मिश्र जी को नहीं जानते होंगे। ये मुलायम सिंह यादव के बहुत करीबी थे और एक ब्राह्मण, बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर इनको देखा जाता है समाजवादी पार्टी में। 1960 के दशक में समाजवादी विचारधारा से जुड़े, उसके से पार्टी के जो संस्थापक थे, संस्थापकों में ये शामिल थे। 1960 के दशक में इस विचारधारा से ये जुड़े थे। इन्होंने 60% ओबीसी आरक्षण की मांग उठाई थी। अब पॉइंट वाइज उनका सवाल है अनुराग जी, कि एक तरफ भाटी जी, आप ही की पार्टी के प्रवक्ता जो है राजकुमार भाटी जी, ब्राह्मणों के लिए इतना अपमानित करने के लिए वो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद से फिर आज आते आते आप लोग जनेश्वर मिश्रा के जरिए क्या ब्राह्मण कार्ड खेल रहे हैं और उन पर भी वो उंगली उठा रहे हैं? जवाब दीजिएगा। सबसे पहली बात है कि भाटी के शब्दों को पार्टी कतई इंडोर्स नहीं करती है और ऐसे शब्दों की पार्टी में कोई जगह नहीं है और ना ऐसे व्यक्ति जो इस तरह की शब्दों की शब्दावली का उपयोग करते हैं उनका कोई सम्मान होता है। एक बात। दूसरी बात, जो आपने जनेश्वर मिश्र जी के बारे में बोली, पार्टी के जो समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में थे जनेश्वर मिश्र जी, ब्रिजभूषण तिवारी जी, माता प्रसाद पांडे जी, रामाशंकर कौशिक जी, अशोक वाजपेयी जी, ये सब समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में से थे।
समाजवादी पार्टी ने हमेशा सभी जाति सभी धर्मों का सम्मान किया है। आदरणीय जोशी जी, जिनको हम लोग रीता बहुगुणा जोशी कहते हैं, उनको मेयर सबसे पहले समाजवादियों ने बनवाया था और सनातन पांडे जी को सांसद बनाने की जिम्मेदारी भी सनातनियों ने ली थी, इसलिए सनातन पांडे को बलिया से सांसद बनाया है। मनोज पांडे हमारी पार्टी छोड़ के चले गए, लेकिन उसको सम्मान देने का काम समाजवादियों ने किया था। अगर यहां पे हमारे शंकराचार्य जी का अपमान हुआ, बटकों का अपमान हुआ, चोटी का अपमान हुआ, तो कौन खड़ा नजर आया? समाजवादी पार्टी डंके की चोट पे खड़े नजर आए। तब कहां थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो लंबी लंबी बातें कर रहे थे? तब तो उनकी आवाज नहीं निकली, डर के मारे, सरकार के डर के मारे वो बोले तक नहीं। एक बार बड़ी मुश्किल से उन्होंने कुछ बटकों को बुलाया, उसके बाद यहां गायब हो गए। तो सवाल उठता है कि हम तो आवाज उठाते हैं ना। अगर प्रभु के साथ प्रभु के चंदे में चोरी हो रही है, गड़बड़ी हो रही, तो आवाज किसने उठाई? समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी प्रभु के आदर्श और आचरण को अपनाती है, और वहां पे जिस तरह की जमीन में घोटाला हुआ, जिस तरह से वहां पे दान पत्र में गड़बड़ी हुई, चंदे में चोरी, आवाज कौन उठाता है? समाजवादी। क्योंकि समाजवादी पार्टी प्रभु के आदर्श आचरण पे चलती है। और सुन लीजिए शुक्ला जी, इन्हीं आदर्श आचरण पे चल के 2027 में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बना के राम राज्य की स्थापना करेगी। यहां सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी जात, सभी छात्र, सभी युवा, सभी किसान, सभी महिलाएं, सभी डॉक्टर, सभी अधिवक्ता और सभी पत्रकारों का सम्मान होगा। यह है समाजवादी पार्टी। हेलो, हाँ, जल्दी से छोटा सा जवाब प्रेम शुक्ला जी, फिर मैं आलोक जी के पास जाऊंगी। मैं अपनी बात हो गया अनुराग जी, हो गया। आपने बोल लिया, जोरदार बोला भाई। नीरज मिश्र का बिंदु उन्होंने छोड़ दिया, जनेश्वर मिश्र जी का जनेऊ तोड़ने वाला बिंदु उन्होंने छोड़ दिया। दोनों बिंदुओं पर वो नहीं आए। और पीडीए में ब्राह्मण कहाँ आता है मित्र? पिछड़ा दलित आप कहते हो, हालांकि पीडीए का मतलब साफ तौर पर है कि जो लोग जो है पूरी तरह से डकैत और अराजक है, पीडीए का ये अर्थ होता है। लेकिन आप जो है जो पीडीए जातिवाद की बात करते हैं, और जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो थानों में तो एक जाति विशेष उन्हीं की जो सजाती थे उन्हीं की तैनाती हो रही थी। कहाँ था ब्राह्मण? और नीरज मिश्र के हत्यारों पर आपका क्या बयान है? उनकी हत्या अखिलेश यादव के सामने खड़े होने के कारण हुई, ऐसा नीरज मिश्र के परिजन आज दिन तक कहते हैं। अखिलेश यादव नीरज मिश्र के परिवार से तौबा कब करेंगे, कान पकड़कर माफी कब मांगेंगे, इसका उत्तर दीजिए। अनुराग जी, जवाब ले लीजिए। देखिए इन्होंने जो जिस घटना की बात की है, उसी घटना की निंदा की गई और उसी कन्नौज की जनता ने दोबारा से आशीर्वाद दिया, वहां से सांसद होकर आए। एक बात। दूसरी बात, सुखदा मिश्रा जी, एक महिला, सुन लीजिए मेरी बात, मैं आपके बीच में नहीं बोला। सुखदा मिश्रा जी जिसका सम्मान देने का, अगर सुखदा, सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, ठीक नहीं है, कम से कम सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। सुखदा मिश्रा जी जो एक महिला थी, उनको सम्मान दिलाने का, लोकसभा में पहुंचाने का काम समाजवादियों ने किया, आपने नहीं किया। सुखदा मिश्रा जी का सम्मान किसने किया? ये समाजवादी लोग हैं, ये सभी जाति धर्मों का सम्मान करते हैं। आप जाति खोज रहे हो और हम क्या खोजते हैं? जो कोई भी पीड़ित होगा समाज के अंदर में, चाहे किसी वर्ग का हो, किसी धर्म का हो, जो पीड़ित होगा उसको समाजवादी पार्टी न्याय दिलाएगी। हम छत्री सम्मेलन भी करते हैं, तब तो आपने आवाज नहीं उठाई थी। छत्री सम्मेलन हमने 9 मई को किया था। हम छत्री सम्मेलन भी करते हैं, ब्राह्मण सम्मेलन भी करते हैं, दलित सम्मेलन भी करते हैं, ब्राह्मण सम्मेलन भी करते हैं। हम सभी जातियों धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं। लेकिन आपका क्या, तो प्रभु का ही सम्मान, आपके प्रभु के दान पत्र में चोरी हो जा रही है, उसमें आवाज नहीं उठा पा रहे। तो आप अनुराग जी वो कह रहे हैं कि कभी ब्राह्मण को सीएम बनाइएगा। ठीक है, एक छोटा सा जवाब, फिर आलोक जी के पास जाएंगे। देखिए मेरी बात सुनिए। समाजवादी पार्टी में मैं पूछ रहा हूं, समाजवादी पार्टी में जात और धर्म देख के कोई यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष और चीफ मिनिस्टर नहीं बनता है। जिसके नाम पे वोट मिलता है, जिसको जनता वोट देती है, जिसको नेता मानती है, उसी को यहाँ चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। एक मिनट रुकिए, मैं आपके पीछे नहीं बोला। आप आदरणीय मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाते हैं? क्योंकि आदरणीय मोदी जी के नाम पे बीजेपी को वोट मिलता है, इसलिए आप उनको पीएम बनाते हैं। श्री अखिलेश यादव जी के नाम पे वोट मिलता है समाजवादी पार्टी को, इसलिए श्री अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर बनते हैं। इसमें आपके टाई टाई करने से क्या होता है? आप बताइए, आप क्यों नहीं मोदी जी के अलावा किसी को पीएम मानते? इसलिए नहीं बनाते क्योंकि मोदी जी के नाम पे वोट मिलता है बीजेपी को, समाजवादी को वोट मिलता है श्री अखिलेश यादव जी के नाम पे, इसलिए अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर बनते हैं। अब बोली नहीं निकलेगी, अब आवाज बंद हो गई,
मोदी जी के नाम लिया आवाज बंद हो गई। मोदी जी की पॉपुलरिटी है ना बीजेपी में, इसलिए बीजेपी को प्राइम मिनिस्टर बनाती है ना, इसलिए यहाँ पे अखिलेश यादव जी के नाम पे वोट मिलता है। प्रभु, सभी जाति धर्म के लोग श्री अखिलेश यादव जी के नाम पे वोट देते हैं क्योंकि उनको विकास पुरुष मानते हैं, उनको बोलते हैं ये विकास पुरुष है, ये समाज का विकास कर सकते हैं, ये युवाओं का कल्याण कर सकते हैं, छात्रों का कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लैपटॉप देके छात्रों का कल्याण किया था, रोजगार देके युवाओं का कल्याण किया था और विकास किया। यहाँ पे किस तरह से मेट्रो बनाई, मेडिकल कॉलेज बनाए, हॉस्पिटल बनाए, एक्सप्रेसवे बनाए, पूरे जनता का कल्याण किया, इसलिए जनता उनको वोट देती है। अब आपको आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है बताइए? आपको तो कुछ बनाया नहीं प्रेम शुक्ला जी, बीजेपी ने आपको कुछ बनाया क्या? ठीक है भदौरिया जी, आपको भी तो एक हारने वाला इस सीट का टिकट हमेशा दिया जाता है। हम लोग भी इस बार कामना करेंगे कि अखिलेश जी आपको जीतने वाली सीट से दें इस बार टिकट कम से कम। ये समाजवादी की देन अंजना जी, आपके सामने इतनी बुलंद आवाज में बोल रहा हूँ, ये भी समाजवादी पार्टी की, आप कह रहे कुछ दिया ही नहीं। आलोक जी, तो धर्म जो है जात जात, आज ये धारणा बनती जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर पोलराइजेशन करती है ताकि बहुसंख्यक वोट उसकी तरफ जाए, लेकिन जाति के आधार पर बांटने की उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में, बिहार की पॉलिटिक्स में कोशिश विपक्ष करता है। और उसी कड़ी में देखा जा रहा है कि सोशल इंजीनियरिंग जो एक वक्त पर मायावती जी ने भी किया था, वही अखिलेश जी करने की कोशिश कर रहे हैं ब्राह्मण कार्ड, ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए। आलोक जी। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि जो आपका वक्तव्य है वो ठीक है। बीजेपी जाति और धर्म दोनों में काम करती है। जिस तरह से इन्होंने अंग्रेजों से डिवाइड एंड रूल सीखा है, ये जिस राज्य में जाते हैं जैसी सुविधा होती है वैसा करते हैं। हरियाणा में आ जाएंगे तो जाट वर्सेस नॉन जाट कर देंगे, राजस्थान जाएंगे तो गुजरों को मीणों से लड़वा देंगे, महाराष्ट्र जाएंगे तो मराठों को नॉन गैर मराठाओं से लड़वा देंगे, और जब कहीं उत्तर प्रदेश की बात आएगी तो कहीं अपने जो जातिवादी दल हैं, चाहे वो आरएलडी हो चाहे अपना दल हो, तमाम लोग हैं, उनको अपने साथ जातिवादियों को ले लेंगे और धर्म का मुलम्मा चढ़ा लेंगे। तो पूरी तरह से ये लोग जाति और धर्म की बात करते हैं। पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जो 80-20 शमशान, कब्रिस्तान, मंगलसूत्र और पता नहीं कौन कौन सी बात करके वोट लेते हैं। पहले प्रधानमंत्री हैं जो मंचों से कहते हैं कि मैं ओबीसी हूं। पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं मैंने दलित राष्ट्रपति बना दिया, और तमाम बीजेपी के लोग भी बोलते हैं, वो कहते हैं कि साहब हमने एसटी बना दिया। ये बीजेपी के लोग बोलते हैं। राष्ट्रपति की भी जाति और तमाम चीजें ये निकाल कर ले आते हैं। अब बात आती है ब्राह्मणों की, कि ब्राह्मणों का क्योंकि आज का विषय है, जो तमाम सर्वे आते हैं इंडिया टुडे के और बाकी लोगों के, उसमें ये था कि 80% से ज्यादा ब्राह्मण उत्तर प्रदेश या नॉर्थ इंडिया में मैक्सिमम टाइम, खासतौर पर पिछले 15-20 साल से बीजेपी को वोट देता आ रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पूरे देश में ब्राह्मण पूरी तरह से ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और वो ठगा हुआ कैसे महसूस कर रहा है? वो चाहे एनकाउंटर के नाम पे मारा जा रहा हो, चाहे यूजीसी बिल के नाम पे मारा जा रहा हो, सरकार ने वापस नहीं लिया यूजीसी बिल, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया, चाहे वो शंकराचार्य चारों के चारों बाहर फेंक दियो राम मंदिर के उद्घाटन पे, राष्ट्रपति महोदया जो हैं वो एसटी हैं, हम बहुत अच्छा एसटी करेंगे, लेकिन जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो उनको नहीं लेके जाएंगे हम। शंकराचार्य जी के ऊपर पॉक्सो लगा देंगे इनका प्रशासन, और तमाम लोग कह रहे हैं लगाने वाले क्या इन प्रशासन के दबाव में किया है। कुंभ में क्या हुआ था? कितने सनातनी बह गए गंगा जी में, आज तक लिस्ट नहीं मिली हमें। बटकों की चोटी पकड़ पकड़ के थानों में पीटा गया। शंकराचार्य जी की पालकी कहां है? 40 मिनट का शो है, प्रेम शुक्ला जी जरूर बता के जाएं कौन से थाने में पड़ी हुई है। शंकराचार्य जी के साथ जो व्यवहार हुआ पूरे देश ने देखा। आपने किस तरह से कॉरिडोर बनाने के नाम पे बनारस में कितनी मूर्तियों को, मंदिरों को तोड़ दिया, कितने शिवलिंग उखाड़ दिए, और वो थानों में रखे रहे, आज भी रखे होंगे। गाय की बात कर रहे थे अभी, गाय को काटने की परमिशन देने की हिम्मत भाजपाइयों तुम्हारे अंदर कैसे हुई? 14 साल से बड़ी गाय हो गई और नाम चाहिए, वोट चाहिए हिंदुत्व के नाम पे ब्राह्मणों का, गंगा की सफाई के नाम पर वोट मांगते हो, और गंगा में क्या हो रहा है उसके ऊपर बात नहीं करते हो। और सबसे बड़ा जो विषय है, जो डकैती हुई है अभी भाजपाइयों और आरएसएस ने मिलकर की है, राम मंदिर के चंदा तो खाई गए थे ये लोग, अब तो चढ़ावा भी खा गए, चढ़ावा खा रहे हैं ये लोग। अंजना जी, गांव में अगर किसी मंदिर में चोरी हो जाए और कोई चोर पकड़ा जाए तो गांव से बहिष्कृत हो जाता है, और ये सारे के सारे भाजपाई लोग चंदा चोरों को बचाने पे लगे हुए हैं। जमीन घोटाला, पता नहीं कौन कौन से घोटाले इन्होंने कर मारे।
तो मुझे लगता है कि ब्राह्मण आशुतोष जी बहुत बोलिए। समझदार लोग जी, हैं हाँ। और वो समझदारी से चिंतन और मनन के साथ वोट डालेंगे कि बीफ एक्सपोर्ट में जो देश को नंबर 1 बनाए, गाय काटने की जो परमिशन दें, राम मंदिर के चंदे को चोरी कर लें, उनको इस साथ ब्राह्मण इस ठीक है बार नहीं आशुतोष जी, जाएगा। जल्दी से आपसे अब एक रिएक्शन। उत्तर प्रदेश का जो ब्राह्मण फैक्टर है एक बार वो बता दीजिए। 10 से 12% लगभग यहाँ पर ब्राह्मण है, और जैसा आलोक जी ने भी कहा, तमाम सर्वे बताते हैं कि पिछले कुछ चुनावों से वो एक तरफा होकर बीजेपी की तरफ वोट डाल रहे हैं। उसी में 15% से ज्यादा जहां जहां उत्तर प्रदेश में आबादी है ब्राह्मणों की, वो भी हम सीटें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। ये देखिए 60 विधानसभा सीटों पर 20% से अधिक उनकी आबादी है, और जो ब्राह्मण विधायक इस वक्त उत्तर प्रदेश में हैं उनमें 52 कुल विधायक हैं, जिनमें 46 बीजेपी के हैं। अब आशुतोष जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि आप लंबे वक्त से इलेक्शन को देख रहे हैं, ये क्या पहली बार प्रेसिडेंट या पीएम की जाति बताई जा रही है इस देश में? दूसरा सवाल, आज आलोक जी ये पूछ रहे हैं कि भाई बीफ के एक्सपोर्ट को लेकर और तमाम अन्य सवाल जिस पर गौ रक्षा पर बीजेपी, लेकिन क्या ये भी एक सच्चाई नहीं है कि जैसे ही ये मुद्दे आते हैं तो उसके ओरिजिनल झंडा बरदार बीजेपी वाले ही दिखते हैं? देखिए इस पूरी जो बहस, आज की पूरी बहस है, उसमें मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर किसी को इस बात की गलतफहमी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण समाज या राजपूत समाज वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी को फोन पे वोट ऑडियो ले करेगा, लीजिए ना तो इनका, फोन पे ऑडियो ले लीजिए। आवाज आ रही ऑडियो है में आपको? कुछ प्रॉब्लम है, हाँ थोड़ा उठा लीजिए फोन, मुझे लगता है कुछ ऑडियो मैं ये कह रहा हूं क्रैकिंग कि साउंड अगर- है। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर किसी को इस बारे में गलतफहमी है कि वहां का जो ब्राह्मण समाज है या क्षत्रिय समाज है वो अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी को वोट देगा, तो मुझे लगता है कि उनको ये गलतफहमी दूर कर लेनी आशुतोष जी, चाहिए। आपको फिर से रिकनेक्ट करा रहे हैं, आपकी आवाज मतलब बहुत ज्यादा उसमें क्रैकिंग साउंड है, थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा। जल्दी से एक बार शामिल कर लेते हैं, चूंकि आरएलडी की तरफ से दुबे जी हैं। दुबे जी खास तौर पर आप भी शामिल हुए हैं आज बहस में, हालांकि क्या ही बताया जाए, शुक्ला जी हैं, एक शर्मा जी हैं, एक दुबे जी हैं, एक भदौरिया जी हैं, लेकिन दुबे जी ये बताइए कि ब्राह्मण किस तरफ जाएगा वोट करने के लिए? अब आलोक जी और वो बता रहे हैं कि आजकल ब्राह्मण बड़े नाराज चल रहे हैं बीजेपी से। देखिए अंजना जी, हाँ, रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता है कि मन कट वाणी से भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय बचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जिस तरह सनातन पर, ब्राह्मण समाज पर अगर समाजवादी पार्टी की बात ब्राह्मण से जोड़ी जाए तो मैं तो समझता हूं कि वो तो व्यर्थ ही है, और इनका भी तो दोहरा जीवन है। एक तरफ जो है उसका विरोध करते हैं, एक तरफ पीडीए की बात करते हैं, दूसरी तरफ सनातन की और ब्राह्मण की बात करते हैं, तिलक और परशुराम की बात करते हैं, तो इनके मुंह से अच्छा नहीं लगता। और एक बात, जनेश्वर मिश्रा जी के जन्म पर, पंडित जनेश्वर मिश्रा जी का हम लोग भी बहुत आदर करते हैं। उनके जन्म दिवस पर जिन्होंने जीवन भर जाति का विरोध किया, अपने जीवन में उन्होंने कभी जाति की बात ही नहीं की। उन्होंने जात तोड़ो समाज जोड़ो का नारा लेकर के वो चले, उनके नाम पर ये ब्राह्मण समाज की बात करते हैं। तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का प्रबुद्ध समाज, उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज उनकी इस बात पर कोई विश्वास करेगा, मैं तो ये नहीं समझता कि इनकी इस बात में कहीं कोई दम है। और हम लोग तो हमेशा ही इसके खिलाफ रहे। अच्छा, ब्राह्मण समाज की जो पुरोधा रहे, महर्षि दधीच रहे, चाहे वो चाणक्य रहे, उन्होंने हमेशा जाति को जोड़ने का काम किया। ब्राह्मण समाज ने कभी जाति की राजनीति कहाँ की? उन्होंने तो सबको जोड़ने का काम किया। और ये ब्राह्मण समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं जिन्होंने हमेशा जातियों को की राजनीति की। अब आज इनको ब्राह्मण समाज याद आ गया, जब चुनाव आया तब आपको ब्राह्मण समाज याद आ रहा। तो ये मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज इस बात को जानता है, और हम लोग तो वैसे भी जाति के खिलाफ चौधरी साहब ने हमेशा राजनीति की। मुझे लगता है इनकी एक मिनट बात, मैं अपनी बात कर लूं। मैं देखिए, सवाल है कि समाजवादी लोग तो सभी जात और धर्म का सम्मान कर रहे हैं ना। हमने तो क्षत्रिय सम्मेलन भी किया था, तब आवाज क्यों नहीं निकली थी? हमने ब्राह्मण सम्मेलन भी किया, हमने जाट सम्मेलन भी किया, हम यहाँ बाल्मीकि सम्मेलन भी करते हैं, हम बैकवर्ड लोगों को भी अपनाते हैं। हम तो सभी धर्म और जातियों को अपनाते हैं। हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि हम जातियों की राजनीति कर रहे हैं। हम जाति धर्म का सम्मान करते हैं, क्योंकि इस देश के अंदर में सभी वर्गों का सम्मान करने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि बीजेपी की नहीं है। इसलिए हम सबका सम्मान कर रहे हैं, सबका आदर कर रहे हैं। आदर और सम्मान करना ये समाजवादी लोग कर सकते हैं, बीजेपी नहीं कर सकती। बीजेपी की तो बटुकों का अपमान कर सकती है और तो कुछ नहीं कर सकती, तब तो आवाज निकलती नहीं। आप तो बोले मत, आप तो मुझसे
आप अरे मैंने आपसे बोला ऐसे लोगों की जगह समाजवादी पार्टी में नहीं होती है। समाजवादी पार्टी में ऐसे लोगों का सम्मान नहीं होता है जो किसी दूसरे वर्ग का, किसी जाति को अपमानित शब्दों का इस्तेमाल करेगा। यह बीजेपी में हो सकता है, जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर में इनका एक सांसद जिस तरह की अपमान शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था खड़ा होके, रमेश बिदुड़ी, ये बीजेपी में हो सकता है। बीजेपी में हो सकता है कि आप किसी को भी गाली दे सकते हैं, समाजवादी में नहीं हो सकता। आलोक जी, इसके बाद में प्रेम शुक्ला जी आपके पास आऊंगी। आलोक जी, अब इसको पर्सपेक्टिव में अगर पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर देखें तो पर्सपेक्टिव में देखना जरूरी है। ममता बनर्जी की इस बार की हार की एक बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि मुस्लिम अपीजमेंट का जो आरोप उन पर लगा वो चिपक गया। अब 2014 की अगस्त की AK एंटनी साहब की कमेटी की रिपोर्ट, एंटनी कमेटी रिपोर्ट ये कहती है कि जो लोकसभा चुनाव में पार्टी का ये हश्र हुआ उसकी वजह था एक काउंटर प्रोडक्टिव माइनॉरिटी अपीजमेंट परसेप्शन। ठीक है, उन्होंने परसेप्शन शब्द का इस्तेमाल किया कि मुस्लिम तुष्टीकरण की जो छवि बनाई गई वो छवि हमारे लिए उल्टी पड़ी। क्या इस बात का एहसास आज विपक्षी पार्टियों को है? तभी जो पार्टियां समझाती थी कि धर्म निजी आस्था का विषय है, बाहर बताने की जरूरत नहीं है, आज उनको बताना पड़ रहा है। आलोक जी, देखिए मुझे लगता है धर्म हमेशा से निजी आस्था का ही विषय था और राम मंदिर भी जो था वो न्यायालय का विषय था। बीजेपी पहले कहती थी आस्था का विषय है, सत्ता में आने के बाद कहा कि नहीं न्यायालय का विषय है। पहले वोट बटोर लिए आस्था के नाम पर, फिर कहा कि नहीं न्यायालय जो फैसला करेगा वो मानेंगे। तो बीजेपी भी हमारे रास्ते पर धीरे धीरे आ जाती है। एंटनी कमेटी की रिपोर्ट मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन जिस तरह के उद्धरण उसके तमाम मीडिया के साथियों से पता चलते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस की छवि को खराब करने में और उस पर मुस्लिम एक टैग लगाने में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और बहुत सारे और भी संगठन उसमें शामिल रहे और आरएसएस सबसे आगे रही और कुछ रीजनल पार्टीज की गलतियां भी रही, कुछ हमसे भी गलतियां रही होंगी, वो सब, लेकिन जो खामियाजा था वो हमें भुगतना पड़ा, कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि उसमें बीजेपी ने उसको बढ़ चढ़कर कांग्रेस के ऊपर चिपकाने का प्रयास किया। लेकिन ब्राह्मण जो है, जहां तक मैं कहता हूं, ब्राह्मण जाति ने स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर इवन उससे पहले भी हमेशा से, चाहे राजा रहा हो, उनके दरबार में ब्राह्मण राजपुरोहित रहे हों, हमने हमेशा से राजधर्म की बात की है। और स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर और मंडल कमीशन आने तक ब्राह्मणों की एक राजनीति में अग्रणी भूमिका रही। मंडल कमीशन जब वीपी सिंह लेकर आए, जिसका बीजेपी ने सपोर्ट किया, उसके बाद से जातीय समीकरण पूरे समाज के अंदर बदल गए और ब्राह्मण जो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, कहीं पर भी अब मुख्यमंत्री देखने को नहीं मिलता है। बीजेपी ने तो कभी भी नहीं बनाया यूपी में, लेकिन आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि साहब ब्राह्मण हमारे साथ हैं। ब्राह्मण कांग्रेस के साथ भी रहे, ब्राह्मण बसपा के साथ भी रहे, ब्राह्मण सपा के साथ भी रहे, ब्राह्मण बीजेपी के साथ भी है। लेकिन उत्तर प्रदेश, आशुतोष जी आ रही है एक खबर आ रही है इस वक्त झारखंड राज्यसभा चुनाव में, बड़ी खबर आ रही है, परिमल नाथवानी जीत गए हैं। इसी के साथ जेएमएम की भी तरफ से कैंडिडेट की जीत हुई है। एनडीए समर्थित निर्दलीय है परिमल नाथवानी और उनका वो अपनी राज्यसभा सीट जीत गए हैं। बताया जा रहा है परिमल नाथवानी जो जीते हैं, एनडीए समर्थित ये निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वहां उतारे गए थे और इन्हीं को लेकर एक सस्पेंस बना हुआ था। समर्थन में क्रॉस वोटिंग हुई है। ये बड़ी खबर है क्योंकि परिमल नाथवानी के जीतने की वजह क्रॉस वोटिंग बताई जा रही है और इससे कांग्रेस पार्टी को झटका लगा है। जाहिर तौर पर एक उम्मीदवार जो कांग्रेस पार्टी की भी तरफ से वहां पर खड़े किए गए थे, परिमल नाथवानी की वहां पर जीत हो गई और कांग्रेस के लिए ये बुरी खबर लेकर आई है। लेकिन इस बीच परिमल नाथवानी वहां पर जीते हैं। राज्यसभा चुनाव में ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। चलिए, इस खबर पर तो हमारी नजर बनी ही रहेगी। आशुतोष जी, चूंकि आपने सीएसडीएस के आंकड़ों की चर्चा की, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा पिछले सवाल पर। सीएसडीएस लोक नीति के सारे जो आंकड़े हैं परसेंटेज में, वो हम बता रहे हैं 2017 के, उनका यह असेसमेंट था कि 83% ब्राह्मणों का वोट बीजेपी को गया। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जब वो 2022 का चुनाव हुआ तो 88-89% के आसपास वो वोट हो गया। देखिए, आज की तारीख में मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो ब्राह्मण समाज है किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के नहीं जाएगा, चाहे कितनी भी कोशिश अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी कर ले। और ये आजादी के बाद अगर लंबे समय तक
ब्राह्मणों ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया था, और जब कांग्रेस पार्टी से ब्राह्मण निकले तो कुछ समय तक के लिए वो मायावती के साथ आने की कोशिश हुई, कुछ समय तक मुलायम के साथ आने की कोशिश हुई। ये वक्त था जब भारतीय जनता पार्टी 14, 15, 17% की पार्टी हुआ करती। लेकिन जैसे ही पूरा का पूरा ब्राह्मण समाज 2014 में ये बीजेपी के साथ गया, आपने देखा किस तरीके से बीजेपी को अप्रत्याशित सफलता मिली है। आज की तारीख में समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर ओबीसी तबके को अपनी तरफ लाने की मजबूती के साथ कोशिश कर रही है। अगर आप देखें पार्टी संगठन में 45 पदों में से 12 पद उन्होंने ओबीसी को दिए हैं, और कैबिनेट में 54 में से 20 यानी 37% ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन आज की तारीख में योगी सरकार के अंदर है। और अगर ये परसेंटेज बढ़ता है, यानी जो 2024 में कैजुअलिटी हुई थी जिसके बारे में कहा जाता था कि ओबीसी तबके का एक बड़ा हिस्सा जो दरअसल भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट की भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया हुआ था, वो थोड़ा सा उसमें कमी आई थी, जिसकी वजह से दिक्कत पैदा हुई थी। तो ऐसे में अगर कोई ये समझता है कि ब्राह्मण समाज हो या क्षत्रिय समाज हो या वैश्य समाज हो, वो यानी अपर कास्ट उत्तर प्रदेश में बीजेपी को छोड़ के कहीं और जाएगा, तो मुझे लगता है कि वो गलतफहमी है। कायदे से आज की तारीख में ओबीसी और दलितों में क्षरण ना हो, इसकी कोशिश अखिलेश यादव को करनी चाहिए, अन्यथा उनको नुकसान वहां पे होगा। जल्दी से अनुराग जी, उनका एकदम एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर वो जो आपको बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण उन्हीं के साथ जाएंगे, ओबीसी पे फोकस कीजिए, ओबीसी का बीजेपी की तरफ जाना आपके लिए सबसे बड़ा चुनावी लॉस है। देखिए, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता, संपूर्ण जनता, और जिनको ब्राह्मण कह रहे हैं, जो हमारे यहाँ ब्राह्मण हैं, वो भी सभी समाजवादी पार्टी के साथ हैं। हो सकता है कि आपको अभी दूर से आकलन के, भाई 2012 में भी तो हमारे साथ थे, उसके पहले भी तो हमारे से सभी वर्ग के लोग हमारे साथ थे, तभी तो हम सरकार में थे। बीच में थोड़ा जरूर इधर उधर हुआ, लेकिन फिर से सारे जो क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज, ओबीसी और जो पीड़ित लोग, जो यहाँ पे दलित समाज, ऐसी सभी समाजवादियों के साथ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी उनकी हक की आवाज लगातार उठा रही है। बाद बाकी तो उनकी हक की आवाज तो उठा नहीं रहे। आप बताइए कौन आवाज उठा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के तो लोग उठा नहीं रहे। एक भी कोई आवाज उठाता हो तो बताइए। ब्राह्मण पे अन्याय होता तो भी चुप्पी साथ जाते हैं। अगर यहाँ वहां पे मंदिर में दान पत्र में चोरी होती तब भी चुप्पी साथ जाते हैं। या अगर जो छात्र आत्महत्या करते हैं वो तो सभी समाज के हैं, तब भी चुप्पी साथ जाते हैं। अगर महंगाई बेरोजगारी से लोगों की कमर टूटती है, परेशान होते हैं, तब भी चुप्पी साथ जाते हैं। जिन महिलाओं के साथ अन्याय हुआ वो किस यहाँ पे वो दलित समाज की भी थी, हाथरस की बेटी, या और दूसरे समाज की भी जो बेटियां थी, उन पे अन्याय होता है तो भारतीय जनता पार्टी कब आवाज उठाती है? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ही बात पे आवाज उठाती है, वो धर्म के नाम पे नफरत फैलाती है, नफरत का विकास करना चाहती है। लेकिन जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है, संपूर्ण समाज अब कह रहे हैं आप नफरत फैलाते हैं इसलिए ये जीतने वाले हैं। यहाँ पे चंदा शुक्ला जी, नफरत हम फैलाते हैं और बम कांड के अभियुक्तों का मजहब पूछकर उनको रिहा करने का फैसला अखिलेश यादव करते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट जिसके लिए उनको फटकारता है। मुजफ्फरनगर में मजहब पूछकर दंगा पीड़ितों को राहत राशि बांटने का काम अखिलेश यादव करते हैं, सुप्रीम कोर्ट फटकारता है उनको। तो मजहब के आधार पर लौ जिहादियों को बचाने का काम ये करते हैं। गौ हत्या करने वाले गांव गांव में, बाजार बाजार में अखिलेश यादव की सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश की ऐसी कोई बाजार नहीं थी जहां गौकशी खुल्लम खुल्ला नहीं की जाती थी। तो अखिलेश यादव और नीरज मिश्र के बलिदान को कैसे कोई भूल जाएगा? भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी शौचालय का निर्माण कराती तो किसी जाति और मजहब के लिए नहीं कराती, सड़क का निर्माण कराती तो किसी जाति मजहब के लिए नहीं कराती, हर घर नल जल से जल पहुंचाती है तो किसी जाति और धर्म के लिए नहीं पहुंचाती है। हम प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान देते हैं तो किसी जाति और धर्म के आधार पर नहीं देते हैं। हम जो है मुफ्त का राशन पहुंचाते हैं तो किसी जाति, किसी का धर्म नहीं पूछते, लेकिन धर्म और जाति पूछकर ही पीसीएस में परीक्षाएं पास कर रहे थे। पीसीएस की परीक्षाओं में अखिलेश यादव के कार्यकाल में एक जाति विशेष के लोग ही पास हो रहे थे। और अभी आलोक शर्मा कह रहे थे हम पे मुस्लिम तुष्टिकरण जो है
वो चश्मा कर दिया। अरे भाई, मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाएंगे आप, नहीं देख रही है। पाकिस्तान का निर्माण करने वाली हमें लगातार मेरे बीच में बोल रहे हैं। हाँ नहीं ठीक है, ये लगातार मत बोलिए अनुराग जी, गलत बात है ना। फिर आप बोलने लगते हैं आप चुप रहिए और आप बीच में लगातार बोल रहे हैं अनुराग जी। शुक्ला जी 2 लाइन में बात पूरी कीजिए, फिर मुझे आलोक जी और आशुतोष जी की मुझे 10 सेकंड और दीजिएगा। हाँ, जल्दी। 10 सेकंड और। मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके सरकार चलाने वाले कह रहे हैं कि हम मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं करते। असम में से 18 में से 17 एमएलए मुसलमान जीतेंगे, मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं करते। भाई, मुस्लिम तुष्टीकरण का ऐलानिया, इस देश के संसाधनों में पहला अधिकार मुसलमानों का है, ये कहने वाले मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं करते। अब इससे अधिक खुल्लम मुस्लिम तुष्टीकरण और क्या हो सकता है अंजना जी? ठीक है आलोक जी, इसका आप जवाब दीजिए क्योंकि उनका इशारा आपकी तरफ है। और इसमें एक सवाल मैं ये भी जोड़ रही हूं कि एक थर्ड फ्रंट, हालांकि आशुतोष जी से भी इस पर बात होगी, थर्ड फ्रंट बनाने की भी कोशिश हो रही है। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद की मीटिंग हुई है, जो कि सांसद और अध्यक्ष हैं अपनी आजाद समाज पार्टी के। वहीं ओवैसी साहब भी, आप लोग हमेशा उनको रूल आउट करते हैं और ये सब सच्चाई है कि पिछली बार जितनी सीटों पर लड़े सब जगह जमानत जब्त हुई, लेकिन बिहार में उन्होंने परफॉर्मेंस ठीक की। इस बार आपके बराबर की लगभग सीटें ले आए। वो कह रहे हैं कि वो बीएसपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। ये सब भी फैक्टर है या नहीं है? बोले। देखिए, मुझे लगता है कि काफी लोग थे जो थर्ड फ्रंट बनाने के चक्कर में थे, बीजेपी के कहने पे चलते थे। काफी कुछ निपट गए हैं, आगे कुछ और निपट जाएंगे। दुर्भाग्य ये है कि आप मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं। अगर वो गैर कानूनी है मुस्लिम लीग पार्टी, तो उसको बैन कर दीजिए। आपकी तो सरकार है 12 साल से। मुस्लिम लीग के साथ आपने सरकार बनाई स्वतंत्रता से पहले। हमने तो स्वतंत्रता के बाद केरल में अब जाकर हाथ में लाया होगा, लेकिन आपने तो स्वतंत्रता से पहले बना ली थी। क्या जनसंघ ने नहीं बनाई थी? खैर, आज का वो विषय नहीं। आज का विषय ब्राह्मणों पर है। देखिए, हमने 7 में से 3 ब्राह्मण कैंडिडेट राज्यसभा में दिए थे अंजना जी, किसी ने नहीं दिए। और 7 में से 2 ब्राह्मण कैंडिडेटों को बीजेपी ने हरवाया। आज प्रणव झा को हरवाया, वो भी ब्राह्मण थे। किससे? एक व्यापारी से। एक व्यापारी के पैसों से एक ब्राह्मण को हरवा दिया जिन्होंने। ये ब्राह्मणों की बात करेंगे। मीनाक्षी नटराजन ब्राह्मण थी, वहां भी हरवा दिया। कैसे हरवाया? वहां पर आरएसएस ने अपना पैर फंसाकर किस तरह से रिटर्निंग ऑफिसर ने फंसवाया। तीसरा कैंडिडेट केवल बच इसलिए गया तमिलनाडु में, प्रवीण चक्रवर्ती, कि वहां पर बीजेपी नहीं थी। अगर वहां भी बीजेपी होती तो तीनों ब्राह्मण कैंडिडेटों को यह हरवा देते। ठीक है, ये ब्राह्मणों के सबसे बड़े दुश्मन है भाजपा। ठीक है, ये वाला कार्ड चलेगा क्या आशुतोष जी? वो कह रहे हैं कि प्रणव झा जी को हरा दिया। ठीक है, प्रणव झा जी को कह रहे हैं हरवा दिया है परिमल नाथवानी से झारखंड में बीजेपी ने, एनडीए ने। देखिए, मैं अनुराग जी से ये अनुराग जी से मैं कहना चाहूंगा कि कृपया करके उत्तर प्रदेश के अंदर वो अपर कास्ट के ऊपर फोकस ना करें। अगर करेंगे तो नुकसान ही होगा। उत्तर प्रदेश का अपर कास्ट पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारत जो इंडिया गठबंधन है, इसका प्रदर्शन इस पर निर्भर करेगा कि वहां कांग्रेस पार्टी कैसा परफॉर्म करती है। कांग्रेस पार्टी 2022 और 2024 के अगर आंकड़ों को अगर आप निकाल के देखें तो समाजवादी पार्टी 32 से 33% वोट दोनों चुनाव में पाती है। भारतीय जनता पार्टी 41% वोट दोनों चुनाव में पाती है। लेकिन जब ये कांग्रेस पार्टी जो 3% वोट लेकर आई थी विधानसभा के चुनाव में, जब उसका वोट प्रतिशत 10 हो जाता है, तब वो जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को हराने की स्थिति में आ जाती है। वहां पर समाजवादी पार्टी, बीजेपी का वोट शेयर और बहुजन समाज पार्टी, इन तीनों का वोट शेयर लगभग स्टेबल हो गया। 41%, 32 से 33% और बहुजन समाज पार्टी का 9 से 10%। आशुतोष, ये काउंटर आर्ग्यूमेंट है मेरा, एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है। मायावती ने भी मतलब जब ये किया, सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने किया, तो फिर ब्राह्मणों को अपने साथ बुलाई और उनके पक्ष में गया। किसने कल्पना की होगी कि भाई दलित चेहरे के रूप में वो है और ब्राह्मणों का साथ मिलेगा और उनके लिए सार्थक होगा पॉलिटिकली? देखिए, 2007 की राजनीति तब थी जब भारतीय जनता पार्टी कमजोर थी उत्तर प्रदेश के अंदर और तीसरे चौथे नंबर के लिए लड़ाई लड़ती थी। पहले नंबर पर या तो बसपा होती थी या समाजवादी पार्टी होती थी। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी की वजह से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी ताकत बनकर उभरी, उसके बाद से वो कंसिस्टेंटली 40% से ज्यादा वोट लेकर आ रही है। तो योगी फैक्टर इनके पक्ष में जा रहा है, योगी फैक्टर पक्ष में जा रहा है।
निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है। न केवल देखिए योगी जी की वजह से प्रकाश पूरी मजबूती के साथ है, हिंदुत्व के पॉलिटिक्स की वजह से प्रकाश इनके साथ मजबूती से है। अगर इनको नुकसान होगा, जिसकी मुझे उम्मीद कम दिखाई पड़ती है, अगर नुकसान होगा तो राम मंदिर का जो मौजूदा विवाद पैदा हुआ है उसकी वजह से नुकसान होगा। सिर्फ 2 लाइन में शुक्ला जी, सिर्फ दो लाइन शुक्ला जी, जल्दी से, टाइम खत्म हो गया है। राम मंदिर विवाद और पैसे की हेराफेरी का एसआईटी गठित करनी पड़ी है। राम मंदिर का निर्माण बिल्कुल हेरा फेरी के हम विरुद्ध हैं। राम मंदिर का निर्माण हमने कराया, बाबरवादियों की छाती पर चढ़कर कराया। बाबरवादी आज भी छाती पीट रहे हैं कि राम मंदिर बन क्यों गया और राम मंदिर इतना बेहतर चल क्यों रहा है। 16 करोड़ लोग दर्शन करने कहते। ठीक है, एसआईटी आप ही ने गठित की है ना जांच कराने के लिए कि कौन पैसा उधर मारा है। बहरहाल हम इसी के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ने के लिए।